Hello everyone. Today we are going to discuss about body fluids and circulation. इसका हम आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जो है ब्लड कंपोजिशन। पहले देखते हैं सर्कुलेशन होता क्या है। देखिए अपने शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और हर एक सेल की रिक्वायरमेंट है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, और जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हुए हैं ना उनको भी रिमूव करना ज़रूरी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई उसके अंदर तो उसको भी वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। तो बॉडी के पास एक मैकेनिज़्म होता है कि वो फ्लूइड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजती है, उसके थ्रू वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, और वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हुए हैं उसको वहाँ से रिमूव करती है। तो देखते हैं ये सर्कुलेशन होता क्या है। सर्कुलेशन है मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द वेसल्स ऑफ बॉडी। मूवमेंट, ब्लड की मूवमेंट थ्रू द वेसल्स यानी वेन्स या और आर्टरीज के थ्रू ब्लड की मूवमेंट दैट इज इंड्यूस्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ये किसके द्वारा की जाती है? हार्ट के द्वारा की जाती है। एंड सर्व्स टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। और ये क्या काम करती है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करती है। एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के सारे पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। अब देखते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्लूइड होते हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है स्पंजेस एंड सिलेंड्रेट्स। शायद आपको क्लासिफिकेशन ध्यान हो तो ये लोअर फाइला हैं। स्पंजेस यानी पोरीफेरा है, और सिलेंड्रेट्स इसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वाटर। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वाटर को अपनी बॉडी कैविटीज़ में घुमाते हैं, ठीक है, बॉडी कैविटीज़ के अंदर लेते हैं और इसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। यानी न्यूट्रिएंट्स तो अंदर ले लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं सेकंड कौन सा है? ह्यूमन एंड हायर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन और हायर ऑर्गेनिज्म के पास सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है? ब्लड। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई इन ऑर्गेनिज्म में किस फ्लूइड के द्वारा होती है? ब्लड के थ्रू होती है, ठीक है। अब आता है अपना मेन टॉपिक जो है ब्लड। ब्लड कैसा होता है, क्या इसका नेचर है, क्या फिजियोलॉजी है, अब हम इसमें देखेंगे। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट है इसके? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन होता है इसका नेचर। एल्कलाइन मतलब इसका पीएच 7 से ऊपर होता है, लगभग 7.35 से 7.4 के आसपास इसका पीएच होता है, तो ये एल्कलाइन हो गया। मोर विस्कस देन वाटर। विस्कस मतलब गाढ़ा, पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है अपना ब्लड, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये फ्लो चार्ट दिखाया गया है, इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे। ब्लड के किसी किसी बना होता है। एक तो इसका कंपोनेंट है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के हम क्लासिफिकेशन आगे डिस्कस करेंगे। और फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? ल्यूकोसाइट यानी WBC, प्लेटलेट्स और इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट्स यानी RBC, रेड ब्लड सेल्स, जो कि हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्लाज्मा। तो चलिए प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। देखिए ये प्लाज्मा को यहाँ पर क्लासिफाई करके दिखाया गया है, इसके कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। पहला है वाटर, दूसरा है डिजोल्व्ड सोल्यूट्स, और तीसरा है ब्लड गैसेज जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखते हैं डिजोल्व्ड सोल्यूट कौन कौन से हैं। एक तो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अदर्स है 2% जो कि हैं लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन से आयंस आते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब आगे हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड यानी पेल येलो कलर्ड का एक विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा फ्लूइड है। कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड। कितना हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है ये? 55%। अब प्लाज्मा की कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर 90 से 92% वाटर है, ठीक है, और बचा हुआ 6 से 8% क्या है? प्रोटीन्स है, ठीक है। अब इसके प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं प्लाज्मा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। देखिए, अब हम प्लाज्मा प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। पहला है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नीडेड फॉर कोगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या होता है? जैसे अपने को चोट लग गई तो वहाँ से बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर खून का थक्का जमाने के लिए ये हेल्पफुल है ताकि ब्लड का लॉस ज़्यादा ना हो। दूसरा क्या है? ग्लोबुलिन्स। ये क्या करते हैं? इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। शरीर के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल, कोई एंटीजन अगर एंटर करता है तो उससे लड़ने में हमारे शरीर की हेल्प करते हैं ताकि अपने शरीर को कोई बीमारी ना हो। तीसरा क्या है? एल्ब्यूमिन्स। ये क्या करते हैं? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? जो सोल्यूट वगैरह का बैलेंस है अपनी बॉडी में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं मिनरल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सोडियम आयन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोरीन। और कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स। अब एक और टर्म आती है सीरम। सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। अगर प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर, ये अपन ने पहले डिस्कस किया था, फाइब्रिनोजेंस वगैरह, इनको अगर रिमूव कर दे तो क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा। यानी प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम, ठीक है। अब ब्लड के दो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे। पहला था प्लाज्मा और दूसरा था फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। प्लाज्मा हमने डिस्कस कर लिया, उसके कंपोनेंट भी हमने डिस्कस कर लिए। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। ये कौन कौन से होते हैं? आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल जिनको हम इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं। दूसरा है प्लेटलेट्स और तीसरा है वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स के टाइप है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब पहला फॉर्म्ड एलिमेंट क्या बताया था? इराइथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करती हैं? देखिए, रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स ऑफ ब्लड। ये सबसे ज़्यादा होती हैं ब्लड में, सबसे ज़्यादा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ठीक है। हेल्दी अडल्ट मैन इज हैविंग 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। कितनी होती हैं? 5 से 5.5 मिलियन होती हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में, ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स। आरबीसी कहाँ पर फॉर्म्ड होती है, कहाँ पर बनती है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। और रेड बोन मैरो कहाँ पर होता है? जो लॉन्ग बोन्स होती है जैसे फीमर, उनकी शाफ्ट में, उनकी कैविटीज़ में होता है रेड बोन मैरो, और वहाँ पर ये आरबीसी बनती है, ठीक है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल। डिवॉइड मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। बाइकॉनकेव इन शेप, इनका शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव। RBC have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin। RBC के पास क्या होता है? एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड का रेड कलर किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हेल्दी इंडिविजुअल्स हैव 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। हेल्दी इंडिविजुअल्स के पास कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये क्या करता है? क्या काम आता है हीमोग्लोबिन?
रेस्पिरेटरी गैसेस को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। ये रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है। आरबीसी हैव लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। इसका कितना लाइफ स्पैन है? 120 डेज। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। इसके बाद क्या होता है? वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या किस नाम से जाना जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पहला पार्ट डिस्कस हो गया जो कि था इराइथ्रोसाइट यानी आरबीसी। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं जो है ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये वाइट कलर की होती हैं। WBC आर न्यूक्लिएटेड। देखिए इनके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। रिलेटिवली लेसर इन नंबर। ये आरबीसी से कम होते हैं नंबर में। ठीक है। कितनी होती हैं? 6000 से लेके 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये 8000 है, गलती से 80,000 लिख गया यहाँ पे, ये 8000 है। ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, और इनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, लगभग 4 दिन के आसपास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है इसकी लाइफ स्पैन। ठीक है। 2 कैटेगरीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? पहला है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा है एग्रैनुलोसाइट। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्लासिफिकेशन में देखिए, पहला है वाइट ब्लड सेल टाइप्स। इसमें दिखाया गया है ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर। ठीक है। अब पार्ट बी देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलर WBCs। ग्रैनुलर में कौन कौन सी है? इजिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है और बेसोफिल है। ठीक है। अब इनके डायग्राम भी आप साथ साथ देखिए। इजिनोफिल में देखिए ईयरफोन जैसी एक स्ट्रक्चर बनाई गई है, 2 लोब्स दिखाई गई हैं इसके अंदर, तो इसकी ये पहचान है, इसके पास 2 लोब्स होती हैं। ठीक है। न्यूट्रोफिल के पास 3 है, 3 लोब्स हैं। इसकी पहचान ऐसे हो गई कि न्यूट्रोफिल अगर 3 लोब्स हैं तो वो कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल है। अब बेसोफिल है। बेसोफिल में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेसोफिल है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ग्रैनुलर WBC। नॉन ग्रैनुलर के कौन कौन से टाइप हैं? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कौन कौन सी होती है? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट कौन कौन सी है? मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है जो कि आपको याद करना है। अब इसके डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। इजिनोफिल देखिए 2 लोब्स दिखाई गई हैं। न्यूट्रोफिल देखिए मल्टी लोब्स दिखाई गई हैं। मोनोसाइट्स देखिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बेसोफिल देखिए और लिम्फोसाइट देखिए। ठीक है। ये आपको डायग्राम इसका ध्यान रखना है। ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट देखिए, पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ टोटल WBC। 60 से 65% ऑफ टोटल WBC होती हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा होती हैं। और फैगोसाइटिक सेल होती है। फैगोसाइटिक मतलब फैगोसाइट का मतलब होता है इनगल्फ करना कुछ भी चीज़। ठीक है। तो ये कोई हेल्प करती है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसको इनगल्फ कर लेती है, उसको मार देती हैं। ठीक है। एक तरह शरीर का सफाया करती हैं। ठीक है। सेकंड है बेसोफिल। ये कितनी होती हैं? 0 से 1% होती है, कम होती हैं। These cells secrete histamine, serotonin, heparin. ये सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इनके द्वारा किया जाता है। थर्ड है इजिनोफिल। ये कितनी होती हैं? 2 to 3% होती हैं। ये क्या करती हैं? रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। इजिनोफिल किस में इन्वॉल्व होती हैं? एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ग्रैनुलोसाइट हमने देख लिया है। अब देखते हैं एग्रैनुलोसाइट। ये क्या करती हैं? लिम्फोसाइट होती है। ठीक है। ये 2 एग्रैनुलोसाइट का 2 टाइप बताया था हमने। पहला था लिम्फोसाइट और दूसरा था मोनोसाइट। अब देखते हैं लिम्फोसाइट कितनी है। टोटल WBC का
20 से 25% कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट भी दो तरह की होती है, पहला है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। और ये किस चीज़ में हेल्पफुल होती हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होती हैं। मतलब शरीर में कोई अगर एंटीजन एंटर करता है तो शरीर जिस तरह से रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस चीज़ में ये हेल्पफुल होती है। अब दूसरा टाइप कौन सा है, मोनोसाइट। मोनोसाइट कितनी होती हैं, ये 6 to 8% होती है और ये फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक का हमने अभी डेफिनेशन देखा था कि जो फॉरेन मटेरियल आता है इनको इनगल्फ कर लेती है, उनको खा जाती है और एक तरह से शरीर को इन्फेक्शन होने से बचाती है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा था, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को और कौन से नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। और सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोट्स, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेगा कैरियोट से बने हुए होते हैं। मेगा कैरियोट्स क्या है, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। क्या है ये, बोन मैरो की स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को बनाती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, ये काफ़ी सारे सब्सटेंसेस की वेराइटी को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, जो कि किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो कि किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं, कोगुलेशन यानी ब्लड का जो थक्का जमता है चोट लगने के बाद, ब्लड लॉस ना हो उसके लिए जो क्लोटिंग होती है ब्लड की, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। इस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं। तो यानी ये बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं अपने शरीर में ब्लड लॉस को बचाने के लिए। रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर उनके नंबर में कमी आती है, इट कैन लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इसकी वजह से क्या हो सकता है, शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। तो हमने इस पार्ट में हमने देखा कि ब्लड कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट में हम ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे और RH ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।